नमस्कार, मैं हूं रौनक कुकड़े। एनडीटीवी इंडिया की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव प्रचार शबाब पर है, लेकिन मुख्य तौर पर सभी जो पार्टियां हैं अपनी अपनी जीत का दावा करती दिखाई दे रही है। और इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरा आपसे पहला सवाल है कि क्या माहौल है महाराष्ट्र के चुनाव का अगर माहौल देखते हैं तो एक महीने पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि पूरी मेजॉरिटी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आज दिवाली के बाद जब प्रचार अच्छा शुरू हुआ है तो ये लग रहा है कि महायुति को कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलेगी। 155-160 तक भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आरपीआई पहुंच जाएगी। लेकिन क्या आधार पर आप इस तरह का बयान दे रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव देखे जिसमें आप लोग लगातार दावा कर रहे थे कि लगभग 30 से 32 सीटें आप जीतेंगे लोकसभा की, लेकिन आप लोग का सफाया हो गया महाविकास आघाड़ी को एज। तो क्या ये लाड़की बहन का इफेक्ट दिख रहा है आपको? नहीं, लोकसभा में जो वोटिंग पैटर्न हुआ उस वोटिंग पैटर्न को भी अगर देखते हैं कि सीटें भली महायुति की कम आई, लेकिन वोट शेयर 0.03% कम था। वही वोट अभी गिरते हैं। तो इस बार एमआईएम, समाजवादी पार्टी, वंचित, बंडखोर अपक्ष ये बचा हुआ 10-12% वोट तो ले ही लेंगे और उसी कारण फिर बराबर संख्या उल्टी हो जाएगी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 160-160 तक पक्का जीतेंगे। और एक बात मैं रौनक जी आपको कहना चाहूँगा कि महायुति ने पॉलिटिक्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट इसका एक अच्छा ब्लेंडिंग किया है। पॉलिटिक्स ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कोस्टल रोड है, मेट्रो है, हाईवेज है, ये सब बातें इनडायरेक्टली लोगों को लाभ पहुंचाती है। जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी तो गांव में सड़क नहीं पहुंची, तो गांव का छात्र एसटी बस से पढ़ाई करने के लिए दूर जाने लगा। कोई मरीज सीरियस है तो अस्पताल पहुंचने लगा। किसानों का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट जाने लगा, किसान की वहाँ पर पैसा जमा होने लगा। ये इनडायरेक्ट बेनिफिट था। और डायरेक्ट बेनिफिट लाडली बहना योजना, किसान को जीरो बिल, उज्ज्वला योजना जो सीधे उसके जेब में जा रहा है, किसान सम्मान निधि 12,000 रुपये सालाना उसके जेब में जाना, ये डायरेक्ट बेनिफिट है। ये दोनों का एक संगम इस प्रकार हुआ है कि इस विधानसभा चुनाव में महायुति को एक अच्छा बहुमत प्राप्त करा देगी। लेकिन सर, यही जो आप जो रणनीति बता रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियां, कई अपक्ष भी इस मैदान में इस बार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी जो मतदाता है उनको भी समझ में आ गई है कि ये वोट कटिंग का एक फॉर्मूला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस बार एनडीए को नुकसान हो, या फिर आपको लगता है कि ये बातें अभी तक मतदाताओं को समझ में नहीं आई? मतदाताओं को समझ में आने के अलावा मैं मानता हूँ कि वंचित, एमआईएम, सपा के अपने अपने वहाँ ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं की वोट बैंक है। मतदाता को लगता है भाई लोकसभा को इसको वोट करेंगे तो शायद ये जीतेगा नहीं, लेकिन विधानसभा को वोट करते हैं तो ये जीत सकता है। और इसलिए वो 10-12-15 हज़ार का वोटिंग इनको होगा और उसका उपयोग उसमें होगा। एक इस चुनाव प्रचार में देखने को मिल रहा है कि नारे की बहुत चर्चा हो रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, और आपके ही जो सहयोगी है उनको ये नारा भा नहीं रहा है। मैं बात कर रहा हूँ अजीत पवार की। एक तरफ आप ये नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ अजीत पवार का ये तरह का बयान आता है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करता हुआ दिख रहा है। और भी कई मुद्दे जिस पर आप लोग कॉन्ट्रडिक्ट दिखाई दे रहे हैं। देखो, ऐसा है कि देश एकजुट नहीं रहा, बटा, तो नुकसान देश का होने वाला है, ये हम कहना चाहते हैं। हम कोई उसमें धार्मिक लाना नहीं चाहते। और उसमें समझो कोई धार्मिक लाता है तो उसका अनुभव होता है। धुले लोकसभा में 5 विधानसभा में महायुति पूरी तरह आगे है, और एक मालेगांव में, कहाँ पर, मालेगांव में इतना लीड मिला वोट जिहाद का कि वो सीट हार गई। तो इस पे कोई अपना अर्थ निकाल सकता है, लेकिन हमारा अर्थ तो बहुत है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सब एकजुट करके रहेंगे तो हम देश को तरक्की करेंगे। लेकिन शरद पवार साहब भी कह रहे हैं कि बीजेपी इस तरह के बयान देखकर समाज में खाई निर्माण करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है जब वो वोट जिहाद की बात करते हैं जी,
जब पवार साहब जाति के आरक्षण के आधार पर बात करते हैं तो खाई नहीं होती है, तब तो पूरा मजबूत भारत होता है। और अगर भाजपा यही बात करे तो उनको उसमें खाई दिखती है। ये तो उनकी राजनीति है। चलिए मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। एक आज खबर ऐसी आई कि उलेमा नाम के संगठन ने कांग्रेस पार्टी को एक पत्र लिखा जिसमें कई सारी मांगे की है। उसमें से एक प्रमुख तौर पर मांग सामने निकल कर आ रही है कि अगर आपकी सरकार आती है महाराष्ट्र में तो संघ पर आप बैन लगाएंगे क्या। उसका जवाब नाना पटोले ने जो दिया है, जो खबरें सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक कि वो विचार करेंगे। आपको लगता है कि इस तरह के बयान देने की विधानसभा चुनाव में इस तरह की जरूरत थी? तो ऐसा है कि उलेमा वालों को पता है कि अपने वोट अगर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना को चाहिए तो हम जो कहेंगे वो मानेंगे। अब देशभक्त लोगों की एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो देश के हित में काम करती है। अब देश के हित में काम करने वालों को आपको प्रतिबंध करना है तो आपकी मनीषा ध्यान में आती है क्या है कि आपको इस देश में देशभक्त नहीं चाहिए। आपको आपका एजेंडा पूरा करने वाले, भले वो देश के विरोध में हो, उनको आप आगे बढ़ाएंगे, यही मानसिकता है। लेकिन इस तरह के अगर मुख्य तौर पर देखें तो नाना पटोले, अब जब ये खबरें सामने निकल कर आ रही है, अमित शाह ने भी इस पर अपना बयान दे दिया कि इस तरह से धर्म के आधार पर बिल्कुल आरक्षण जो है वो नहीं दिया जा सकता और बीजेपी कतई ऐसा नहीं करेगी। अब जब इस तरह की बातें सामने निकल कर आती है, आपको लगता है कि ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है? तो ऐसा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए, ये अमित शाह जी का मानना नहीं है, ये भाजपा का मानना नहीं है। ये भारत रत्न पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान के समय ही कहा था और उन्होंने दिया भी नहीं था। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो कहा उसका अगर भाजपा पालन कर रही है और इसलिए नाना पटोले और उद्धव ठाकरे उसका विरोध कर रहे हैं तो जनता सोचेगी उसमें। एक और इस चुनाव में जो एक्स फैक्टर की बात कही जा रही थी वो था मनोज जरांगे पाटिल। हालांकि उन्होंने अभी अपने ऐलान कर दिया है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना वो किसी को समर्थन देंगे। लेकिन उसके बाद का विश्लेषण ये हो रहा है कि इसका फायदा महाविकास आघाड़ी को ज्यादा होगा, महायुति को कम। आप इसको कैसे देखते हैं? लोकसभा के समय थोड़ा ये हुआ भी, लेकिन आरक्षण का अगर इतिहास जानना है तो 1965 में पहला आरक्षण मिला जिसमें SC, ST, नोमैडिक ट्राइब और OBC को 29% मिला। फिर 1980 में अन्ना साहब पाटिल जी ने मराठा आरक्षण की बात कही। बाबा साहब भोसले कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मना किया। उसके बाद अन्ना साहब का देहांत भी हुआ। फिर 94 में शरद पवार साहब ने OBC आरक्षण बढ़ाया और 50% तक वो आरक्षण पहुंचा। फिर मराठा आरक्षण का मामला जब चल पड़ा तो जस्टिस बापट कमीशन जो अपॉइंट किया उसमें 3 वर्सेस 4 मराठा आरक्षण के पक्ष में वोट जाने वाले थे। लेकिन एक डॉक्टर बोइटे नाम की सदस्य को हार्ट अटैक आने के कारण जो पक्ष में थी वो आ नहीं पाई, तो 3-3 हो गया और चेयरमैन के नाते उन्होंने विरोध में वोट किया तो वो भी चला गया। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई तो पहले 2 साल मराठा आरक्षण का तो मैं ही अध्यक्ष था, बाद में चंद्रकांत दादा बने। तो भाजपा ने ही 13% मराठा समाज को आरक्षण दिया और वो हाईकोर्ट में टिका भी। सुप्रीम कोर्ट में बात गई, तब तक सरकार बदली थी और सरकार बदली तो सरकार का कोई वकील 4 हियरिंग को पहुंचा ही नहीं और वो खारिज हो गई। तो कांग्रेस की और राष्ट्रवादी की मानसिकता ही नहीं आरक्षण देने की। ये बात तो सही है, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा में हमने देखा तो कि वो लोकसभा में मराठाओं ने वोट किया उनके, मतलब लीड में हमने देखा ये चीज। लोकसभा में ये हुआ, लेकिन पिछले 6 महीने में हमने लोगों को जाकर ये वास्तव बता दिया है। अगर कुछ कभी किसी ने दिया है तो वो भाजपा ने दिया है, ना शरद पवार ना कांग्रेस। ये सब सच्चाई लोगों के सामने, मीडिया में भी कई बातें ये आ चुकी है। लेकिन उसके बावजूद जो उस इलाके का खास तौर से मराठा है वो OBC कोटे में मराठा आरक्षण मांग रहा है, जो कि आप लोग उस पर कुछ कह नहीं रहे और आपके विपक्षी दल है वो भी इस पर साफ भूमिका नहीं रख रहे। देखो, मराठवाड़ा में जो मराठा आरक्षण OBC से चाहिए, ये इसको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है निज़ाम के समय की जी। निज़ाम के राज में हम सब 15 अगस्त 47 को आज़ाद हुए, मराठवाड़ा बाद में आया निज़ाम के बाद जी। तो निज़ाम में ये था कि मराठा और कुणबी वो एक मानते थे, उसको लेकर वो मांग कर रहे। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो मराठा समाज को एक अलग आरक्षण
देना चाहिए, ऐसा महायुति का कहना है। नहीं, लेकिन ये पॉसिबल है क्या, जिस तरह की मांग वो कर रहे हैं कि जो निजाम शाही मतलब वो वहां पर जिसका नाम मराठा का कुणबी में है उसको संभव है, उसको चल भी रहा है, कुछ लोगों को दिया भी है, वहां के लिए वो संभव है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के लिए वो हो नहीं सकता है, और इसलिए मराठा समाज को अलग आरक्षण देना जरूरी है। अच्छा, आगे बढ़ते, चूंकि कुछ महीनों पहले ही हरियाणा चुनाव के नतीजे आए, कहा यह जा रहा है कि हरियाणा में भी इसी तरह की स्थिति, जैसे अभी कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर, हालांकि आप दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार बन जाएगी, लेकिन कांटे की टक्कर और खास तौर से एज वहां पर कांग्रेस को था, यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को है, इस तरह का विश्लेषण कई लोग कर रहे हैं। आपको लगता है कि हरियाणा फैक्टर महाराष्ट्र में भी चलेगा? हरियाणा में ये हुआ कि ओबीसी एक मुश्त बीजेपी के साथ आए, वो यहाँ भी आते हुए दिख रहे हैं, इसलिए हरियाणा में जैसे भाजपा को जीत मिली वैसे यहाँ पर महायुति की जीत हो गई। एक मेरा आपसे एक और सवाल है, मैं विदर्भ में अभी कुछ दिन पहले ही दौरा करके आया, और विदर्भ के अगर किसानों की बात की जाए तो सोयाबीन और कपास को जो एमएसपी उससे भी कम कीमत पर उनको भाव जो माल जो है अपना बेचना पड़ रहा है। आप लोगों ने महिलाओं को इतना फायदा पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के किसान आप लोग शायद भूल गए। किसानों को भी हमने विशेष दी है कि किसान को बिजली का बिल शून्य किया है, लेकिन कपास और सोयाबीन इस विषय में किसानों को जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, और उतना देने का प्रयास हमारी सरकार पक्का करेगी। लेकिन इससे चुनाव में नुकसान हो सकता है? मुझे लगता है कि हम आने वाले दिनों में कुछ करेंगे ताकि वो भी नुकसान ना हो जाए। अच्छा, ये जो अभी महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र आया है, उसमें उन्होंने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये उनके पक्ष में चले जाएगा। ऐसा नहीं लगता आपको कि किसान उनके पक्ष में चले जाएंगे? सब किसान को ये पता है हाँ, कि इन्होंने कर्नाटक में क्या बोला क्या दिया नहीं, हिमाचल में क्या बोला क्या दिया नहीं, किसानों को जो जो बोला वो कुछ नहीं दिया। नहीं। ऐसे झूठे बोलने वाले कांग्रेस वाले हैं, उन पर कोई भरोसा नहीं रखता है। सर, आज वहाँ के दोनों ही तीनों जिन राज्यों का आपने नाम लिया कांग्रेस की जहाँ सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने आके प्रेस की कि बीजेपी गलत आरोप लगा रही है, गलत नैरेटिव लगा रही है, जो बातें हमने कही थी वही योजनाएं जो है हमारे राज्य में शुरू है। कर्नाटक में लोग बोल रहे हैं, कर्नाटक के कैबिनेट के डिसीजन है, हिमाचल का कैबिनेट का डिसीजन है कि हम ये नहीं करेंगे, और उन्होंने लोगों को पत्र भी भेज दिए। इसलिए मुझे लगता है कि जनता को साफ है कि इन्होंने क्या नहीं किया। मैं मुंबई आपको लाना चाहता हूँ। मुंबई में राज ठाकरे के बेटे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि माहिम इलाके में आप लोग का जो गणित था वो थोड़ा बिगड़ गया? आप लोग वहाँ पर अगर उम्मीदवार नहीं देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में आपको समर्थन देने का ऐलान किया था, भरपाई हो सकती थी। लोकसभा में जिस प्रकार बिनशर्त समर्थन राज ठाकरे जी ने दिया, उसके बदले में हम विधानसभा में कुछ सीटों पर उनको सहायता करें, ये हुआ। उसमें प्रभा देवी माहिम की भी बात थी, लेकिन बाद में एकनाथ शिंदे और सदा सरवणकर जी का ये कहना पड़ा कि अगर उनका कैंडिडेट खड़ा नहीं होता है तो उबाटा को लाभ होगा, अगर खड़ा होता है तो इधर वो आता है या अमित आता है, इसलिए हम खड़े हैं। अभी भी आजकल में कुछ चर्चा होगी, उसमें कुछ निर्णय होगा। लेकिन अब तो कोई फॉर्म वापस नहीं ले सकता क्या? कैंपेन तो विड्रॉ हो ही सकता है, मतलब आप चर्चा होने वाली है। बड़ा बयान दे रहे कि हो सकता है अगर इस पर कोई फैसला हो जाए, अगर फैसला होता है तो कैंपेन विड्रॉ हो सकता है। एक सवाल ये है कि राज ठाकरे चूंकि वो भी एक हिंदुत्ववादी टाइप का प्रचार कर रहे हैं, उनकी इमेज भी उस तरह की हो गई है। आपको लगता है कि पोस्ट पोल कोई चांसेस है कि राज ठाकरे अगर आपकी सरकार आती है तो महायुति सरकार में वो शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और उन्होंने कहा भी है कि भाई हम इस सरकार में ज्वाइन हो जाएंगे और सरकार में रहकर महाराष्ट्र का विकास करेंगे। फिर दो आखिरी सवाल। एक तो नवाब मलिक को लेकर आप लोग का इतनी बार सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक हुई, कौन कहाँ से लड़ेगा ये सब तय हो रहा था। क्या बीजेपी को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं लगने दी अजीत पवार ने कि वो नवाब मलिक को टिकट दे रहे? आखिरी मौके पर 3 बजने के 5 मिनट पहले एबी फॉर्म दे दिया। आप लोग के साथ धोखा हुआ ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि अजीत दादा की पार्टी उस पर निर्णय नहीं कर पा रही थी। बार बार बीजेपी का प्रेशर था कि भाई आपने वहाँ से नवाब जी को देना नहीं चाहिए, और इसलिए वो बाकी जीतने के कैंडिडेट का ढूंढ रहे थे। हमने कहा कि भाई आपने दिया तो हम कैंपेन नहीं करेंगे, हम मानते नहीं है कि भाई महायुति में इस प्रकार कैंडिडेट आ जाए। फिर भी उन्होंने दिया, तभी हम उनके यहाँ जा नहीं रहे, हम कैंपेन भी नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन ऐसी क्या जरूरत अजीत पवार को आप पड़ी कि इतने गंभीर आरोप, देखिए छोटे मोटे आरोप रहे जिस पर सिद्ध नहीं हुए समझ सकते, लेकिन देशद्रोही के साथ संबंध के आरोप अगर लग रहे हैं
तो उस पर स्टैंड अजीत पवार को लेने की जरूरत थी, ऐसा आपको लगता है? मुझे लगता है कि हम सीटों की संख्या पे तो बहुत आग्रही रहते हैं, लेकिन कौन कैंडिडेट दे इस पे हम अपनी बात आग्रह से रखते हैं, नहीं तो हम तो उनकी पार्टी चला ही नहीं सकते ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, कल हमने अमित शाह जी का चुनाव प्रचार देखा और शिराया में उन्होंने एक बयान दिया जिसको लेकर काफ़ी चर्चा है। उन्होंने कहा कि अगर आप इन कैंडिडेट को जिताएंगे तो हम देवेंद्र जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली मीडिया में इसका जो कंक्लूजन निकाला गया है कि देवेंद्र जी अगले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी इस तरह से अब कैंपेन करती हुई दिखाई दे रही है। क्या आप मानते हैं कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या वो दावेदार है? ऐसा कि ये चुनाव हम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, ये बात साफ है। मुख्यमंत्री कौन होगा तो चुनाव के बाद सब साथ बैठकर निर्णय करेंगे, ऐसे हमारा निर्णय हुआ है। तो चुनाव के बाद ही इसका निर्णय हो जाएगा। लेकिन फिर ये जो संकेत अमित जी की तरफ से संकेत ये दिया है कि भाजपा चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ रही है, महायुति एकनाथ शिंदे के इसमें लड़ रही है। तो अगर आप ये बीजेपी की सीट जिताएंगे तो बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस को आप मजबूत तो इतनी कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है कि Confusion- महायुति में एकनाथ confusion- शिंदे, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस? कंफ्यूजन आप में है, महायुति में बहुत क्लैरिटी है। मुख्यमंत्री पद को लेकर चुनाव के बाद बैठ के निर्णय करेंगे। चलिए, शुक्रिया विनोद तावड़े जी, आपने समय निकाला। और मुख्य तौर पर देखना होगा, सभी पार्टियां दावा करती हुई दिख रही है कि वे इस चुनाव में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये मुकाबला जो विश्लेषण हो रहा है कि काफ़ी कांटे की टक्कर है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आता है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।